अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली और आज एमडी कैट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हमने स्टमक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टमक को जान लेते हैं कि स्टमक दिखता कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो स्टमक स्टूडेंट्स एक जे शेप मस्कुलर पाउच है जो कि डिस्टेंसेबल है, यानी कि ये एक इलास्टिक है। ये इलास्टिसिटी प्रोसेस रखता है जो कि मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये एसोसिएटेड है, यानी कि ये कनेक्टेड है एसोफेगस से ऊपरी सतह पे, यानी कि एंटीरियरली, और ड्यूडेनम से पोस्टीरियरली। और एक और बात एसटीबी में लिखी है कि स्टमक के ऊपर जो है वो डायफ्राम होता है। एक जुमला लिखा है, मुझे याद पड़ता है कि डायफ्राम इज़ प्रेजेंट अगेंस्ट द स्टमक। तो इसका यही मतलब है कि स्टमक नीचे और डायफ्राम ऊपर है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से ड्रॉ किए हुए हैं, दो वेल्व्स लगे हुए हैं। तो जो ऊपर कार्डियक एंड, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है स्टमक का, इसको कार्डियक एंड कहते हैं। तो इस पर जो वेल्व है इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वेल्व। और जो नीचे पोस्टीरियर पोर्शन पे मैंने वेल्व ड्रॉ किया हुआ है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक इज़ कॉल्ड पाइलोरस। और ये बात हमारी हो गई मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमक की और पोजीशन ऑफ स्टमक की। अच्छा, और स्टमक जो है वो प्रेजेंट है अपर लेफ़्ट एब्डोमेन साइड पे। ये स्टमक जो है वो प्रेजेंट है बॉडी में। और जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी ही प्रेजेंट है मोस्टली। और अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक के बारे में। तो स्टमक के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन होती हैं? दोनों ही टाइप्स ऑफ डाइजेशन होती हैं, जिनमें केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन जो है स्टमक की, ये फूड के टेक्सचर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट करती है, स्टमक के टेक्सचर को मोर सॉफ्ट और पेस्टी बनाती है। इस पेस्ट को फूड के इस पेस्ट को फूड के काइम कहते हैं, क्योंकि माउथ से मैकेनिकली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं और स्टमक से मैकेनिकली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं। और इसके बाद जो है वो स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एंटीरियर पार्ट जो है, जो कि एसोफेगस से कनेक्टेड है, उसको कार्डियक एंड कहते हैं। इसके अंदर वेल्व है, जैसा कि ऊपर हमारी बात हुई। ठीक है, ये फूड की एंट्री और एग्ज़िट को कंट्रोल करता है। यानी कि फूड वैसे एग्ज़िट तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर वॉमिटिंग सिचुएशन है, एंटी पेरिस्टाल्टिक सिचुएशन है, तो उसमें वो फूड जो है वो एग्ज़िट होगा कार्डियक एंड से और वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस होगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये वेल्व जो है वो एंट्री ऑफ फूड को ही परमिट करता है और बैक फ्लो यानी कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है। और दूसरा पोर्शन है, इसको फंडस कहते हैं, यानी अपर कर्व पार्ट है ये। यानी ये अपर पोर्शन जो आपको कर्व नज़र आ रहा है, इसको फंडस कहते हैं। और इस फंडस की ये ख़ास बात है कि इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं और ये मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यही वो स्टमक का पार्ट है जो कि मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। और वो मैकेनिकल डाइजेशन इस तरह से होती है कि पेरिस्टालसिस का प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है और पेरिस्टाल्टिक फोर्सेस वेव्स जिसको हम कहते हैं, वो स्टमक वॉल के अलोंग चलती रहती हैं और ये फूड को इधर से उधर उठा के फेंकती हैं, फूड को मिक्स करती हैं मुख्तलिफ सिक्रीशंस के साथ। स्टमक की सिक्रीशन को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं और गैस्ट्रिक जूस जहाँ से रिलीज़ होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और यही बात आगे लिखी है कि फंडस के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जिसको कॉर्पस कहते हैं। ये बॉडी कहलाती है स्टमक की। इसको बॉडी कहने का रीज़न ये है कि ये सेंट्रल पार्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है। ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और अगर ये लार्जेस्ट पोर्शन है तो उसके अंदर फूड स्टोर होता है, यानी कि फूड यहाँ पे जाके थोड़ा सा ठहर जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिक्रीशन जो हैं वो स्टमक कर गैस्ट्रिक ग्लैंड से आती हैं और वो फूड के साथ मिक्स होती हैं और फूड डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा निचला हिस्सा या लास्ट पोर्शन, जिसको कहते हैं पाइलोरिक एंड।
इसका काम ये है कि इसके अंदर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है ये फूड को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो कि डाइजेस्ट होता जा रहा है स्टमक के अंदर उसको ड्यूडेनम की तरफ जो है वो मूव ऑन करवाएगा। ये पाइलोरिक एंड का काम है। और कार्डियक और पाइलोरिक एंड दोनों में म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है म्यूकस सेल्स की वजह से। और फंडस और कॉर्पस में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कार्डियक और पाइलोरिक के अंदर म्यूकस और फंडस और कॉर्पस के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करके समझते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैंने ये चार्ट बनाया है जिनमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जिनमें नंबर 1 पे म्यूकस है, नंबर 2 पे पैराइटल है, पैराइटल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल है, और नंबर 3 पे जाइमोजिन है, जाइमोजिन का भी दूसरा नाम चीफ सेल है। इस म्यूकस सेल की सिक्रीशन जैसे नाम से जाहिर है ये म्यूकस को सिक्रीट करता है जिसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा होता है। और म्यूकस का जो काम है वो ये है कि ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये स्टमक की वॉल जो कि इनसाइड की तरफ होती है, स्टमक की जो इनसाइड वॉल होती है उसके अंदर ये जाके जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक को प्रोटेक्शन मिलती है। स्टमक को प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट सिक्रीशन होने वाली है जो कि HCl है वो हाईली एसिडिक है, तो ये कहीं डैमेज ना कर दे स्टमक की वॉल को, कहीं अल्सर कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस ना कर दे। तो इससे बचने के लिए म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पाए जाते हैं। और ये पेरिस्टालसिस को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि म्यूकस जो है वो एक गाढ़ी सिक्रीशन के साथ साथ एक स्लाइमी सिक्रीशन भी है जो कि मूवमेंट को भी प्रमोट करती है। और नंबर 2 पे पैराइटल सेल्स हैं जो कि HCl को सिक्रीट करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH जो कि स्टमक के अंदर होती है वो ऑलमोस्ट 2 है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो काम है वो ये है कि ये हाईली एसिडिक होने के साथ साथ ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको ये मार देता है। और ये जो है वो एक स्टिम्युलस है जिसकी वजह से पेप्सिनोजेन जो कि जाइमोजेन से सिक्रीट होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, ये कोई काम नहीं कर सकता, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ HCl। और तीसरे नंबर पे जो सेल है उसको जाइमोजिन सेल यानी कि इसका दूसरा नाम चीफ सेल है, ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव है। और यही बात ऊपर है कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव कन्वर्ट इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। और पेप्सिन का काम ये है कि ये प्रोटीन को शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स में, जिनको पेप्टोन्स भी कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोटीन को मोर कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि ये फर्दर मूव ऑन करें इंटेस्टाइन में, और आगे इंटेस्टाइन में इन्हीं पेप्टोन्स की और फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से ये और शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं लेटर ऑन। और अब आगे हम बात करते हैं हार्मोन। स्टमक के अंदर एक हार्मोन भी होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन। इस गैस्ट्रिन का काम ये है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट इस तरह से करता है कि ये हार्मोन सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, और ये हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक विच इज़ पाइलोरस। और अब गैस्ट्रिन जो है वो उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो मसला हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो है वो ज़्यादती वो स्टमक के लिए अच्छी नहीं है। अगर फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर से जो है वो सिक्रीशन क्यों हो रही है, तो इसको रोकने के लिए एक इनहिबिटर जो है वो हमारी बॉडी में प्रोवाइड है, उसको कहते हैं सेरोटोनिन, जो कि एंडोक्राइन सेल से रिलीज़ होता है। और ये जो है वो रोक देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तमाम सिक्रीशन को, क्योंकि अब फूड जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है और अब फर्दर गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी।
और ये जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए जो है वो सिक्रीट होता है क्योंकि अगर ये एक्टिव पेप्सिन फॉर्म में सिक्रीट होगा तो ये अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर देगा। ये इतना ख़तरनाक और इतना एसिडिक है, तो इस वजह से पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सिक्रीट होता है। और अब बात करते हैं मुख्तलिफ स्टमक की वॉल लेयर्स के बारे में। स्टमक के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स पाई जाती हैं जिनमें म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना है और सिरोज़ा है। स्टमक जो है ना वो एक लेयरी, समझ लें एक लेयरी बैग है जिसके अंदर इस तरह से जो है वो लेयरिंग होती है। और जल्दी से हम इन तमाम वॉल लेयर्स को पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो लेयर अंदर की कहते हैं म्यूकोज़ा। इसको म्यूकोज़ा कहने की वजह यह है कि इसके अंदर हर तरफ जो है वो म्यूकोइड सेल्स जो है वो पाए जाते हैं जो कि म्यूकस भी साथ साथ सिक्रीट करते हैं। और इसके अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड्स वही ग्लैंड्स हैं जिसका मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। और इसको ट्यूबुलर ग्लैंड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि हम आगे डायग्राम में जाके देख लेंगे। और इसके बाद जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है सब म्यूकोज़ा। ये लेयर में कोई भी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये लेयर में बस सिर्फ नर्व प्रेजेंट होती है और कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स इसलिए क्योंकि स्टमक के अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है जिसकी वजह से वेसल्स होना लाजमी है। और नर्व्स वेगस नर्व है जो कि सिग्नल प्रोवाइड करता है ब्रेन को ताकि वो एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज़ करे अकॉर्डिंग टू फूड। और फर्दर जो लेयर है उसको कहते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है ये भी एक थिक लेयर है जो कि फर्दर 3 लेयर्स से मिलकर बनती है जिनमें ऑब्लिक है। ऑब्लिक का मतलब ये है कि इसका एक्सिस जो है वो डिफाइंड नहीं है, ना तो ये सर्कुलर है ना तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, बल्कि ये एक ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट होती है। और ये जो 3 लेयर्स हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, अब सर्कुलर लेयर जो है वो सर्कुलर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये मिडिल जो है वो एक मिडिल लेयर है और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है वो आउटर लेयर है। तो ये जो 3 लेयर्स हैं ये कभी कभी दिखती भी नहीं है स्टमक की, क्योंकि ये स्टमक की लेयर तो है लेकिन उसके अंदर भी लेयर हैं, तो इनका जो साइज़ प्रोपोर्शन है वो काफ़ी छोटा है जिसकी वजह से ये नेकेड आई से दिखती नहीं है। और ये थिक लेयर तो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा थिकस्ट है वो म्यूकोज़ा है। अब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की जिसका नाम है सिरोज़ा। ये जो है वो सिर्फ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ही सिक्रीट करती है। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है उसका काम ये है कि ये फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करता है जिसकी वजह से फूड स्टमक के ल्यूमेन में से आराम से पास ऑन हो सकता है। सिरोज़ा का फंक्शन ये है। और नीचे एक छोटी सी जो है वो डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ लेयर्स को जो है वो डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये इस तरह से है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सिरोज़ा है। ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना ME जो कि लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ये स्ट्रेट लेयर है और सर्कुलर लेयर और ये ऑब्लिक लेयर है। फिर उसके ऊपर जो है वो सब म्यूकोज़ा है जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। जिन नर्व्स के अंदर वेगस नर्व है जो कि सिग्नल्स लेके आते हैं। और उससे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है म्यूकोज़ा जिसके अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इनकी जो ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो सेटिंग है वो ट्यूबुलर तरीके से है, यानी कि 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1, तो इस वजह से इनको ट्यूबुलर ग्लैंड्स कह रहे हैं। और ट्यूबुलर ग्लैंड्स के अंदर वही गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाते हैं और वही सेल्स आ जाते हैं जैसा कि चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये बात है स्टमक की लेयर्स के बारे में। और आगे हम बात करते हैं स्टमक के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में कि स्टमक जो है वो फंक्शन कैसे करता है इन कोऑर्डिनेशन विद ब्रेन। तो ब्रेन की एक नर्व है जिसको वेगस नर्व कहते हैं
जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप है, जो कि हमारे जो है वो इख्तियार में है नहीं, तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। और डाइजेशन जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा स्टमक की तरफ, तो ये स्टमक जो है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा गैस्ट्रिन, जो कि प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा और ये फर्दर जो है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक जूस के बाद एक और बात मैंने इसमें लिखी हुई है कि म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो रिलीज़ करती है सोडियम बाइकार्बोनेट को, और ल्यूमेन ऑफ द स्टमक रिलीज़ करता है HCl को, यानी कि म्यूकोजल लाइनिंग की तरफ pH ज़्यादा होती है 7 की तरफ हाईली बेसिक, और HCl की तरफ 2 होती है। तभी तो म्यूकोजा और ल्यूमेन ऑफ द स्टमक को जो है वो तभी तो स्टमक को जो है वो वॉल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अगर वॉल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो ये हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक मीडियम जो है वो मिक्स हो जाएं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज हो सकती हैं बॉडी में। और एक और एंजाइम जो है वो स्टमक से रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं रेनिन। ये रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में रिलीज़ करता है। इसका काम ये होता है कि इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन है जो कि सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है जिसको कैसिनोजन कहते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस इसको कन्वर्ट कर देता है केजीन में, जो कि इनसॉल्यूबल प्रोटीन है। और ये केजीन जो है वो फर्दर डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन का काम भी तो प्रोटीन की डाइजेशन है और केजीन भी तो प्रोटीन है। और ये प्रोटीन को फिर फर्दर शॉर्ट चेन पॉली पेप्टाइड यानी पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर फर्दर प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। ये स्टमक की डाइजेशन के बारे में बात है। अब इसके अलावा स्टमक जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इस तरह से और भी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करता है। तो आज हमने समझ लिया स्टमक को। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में और पोस्टीरियर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम।